ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने सीखा था कि अपना लेक्सिकल एनालाइजर बनाने के लिए हमें पहले अपने लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, किसी टोकन को रिकॉग्नाइज करना। तो टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले उनकी स्पेसिफिकेशन जरूरी है, बाद में उनकी रिकॉग्निशन होती है। तो हमने उस सिलसिले में पढ़ा था कि पहले हमारी लैंग्वेज में जितने भी टोकन्स हों हम उनकी रेगुलर डेफिनेशंस बनाते हैं, और फिर जो है हम उन रेगुलर डेफिनेशंस में जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है उस टोकन के पैटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए हम उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट एनएफए बनाते हैं यूजिंग थॉमसन एक्सप्रेशन एल्गोरिथम। फिर हमने पढ़ा था कि उस एनएफए के अगेंस्ट हम उस डीएफए में उसकी कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। और फिर वो जो डीएफएस आती हैं उन तमाम डीएफएस के अगेंस्ट हम कोड लिख सकते हैं। आज हमने एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए से इस बात को हमें समझना है, कोड लिखना है लेक्सिकल एनालाइजर का। ओके, तो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। आपको याद होगा कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़े थे ओवर अल्फाबेट। एक सेट था जिसमें कैरेक्टर्स दो ही थे, ए और बी। तो हम उस फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम यही अज्यूम करते हैं कि हमारे पॉसिबल कैरेक्टर्स दो ही हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, हमारे टोकन्स जो है वो T1 और T2 दो पॉसिबल टोकन्स हैं। तो जस्ट हम सपोजिशन ले रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज में सिर्फ दो टोकन है। अच्छा, प्रैक्टिकली कौन कौन से टोकन होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर हो गया, जैसे जो ऑपरेटर्स के अगेंस्ट टोकन हो गए। ठीक है, तो इस तरह के टोकन्स होते हैं ना। लेकिन चूंकि हम जो है कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो लिखा कैसे जाता है, तो इसको एक छोटी एग्जांपल के जरिए से समझने के लिए हमने सपोजिशन ली है कि T1 और T2 जो है हमारे पॉसिबल दो टोकन्स हैं। तो लेट्स से T1 का जो रेगुलर डेफिनेशन है वो ये कहती है कि A और B स्टार इनटू B, जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में पूरा उतरेगी चीज उसे कौन सा टोकन असाइन होना चाहिए, T1। अच्छा, और T2 का जो है वो टोकन इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर हो गया? तो फर्ज करें लैंग्वेज में सिर्फ दो टोकन हैं। अब हमने एक ऐसा लेक्सिकल एनालाइजर बनाना है जिसको जब भी कॉल किया जाए तो उसका पर्पस ये होगा कि हमें नेक्स्ट टोकन चाहिए। ठीक है, एक इनपुट स्ट्रीम होगी हमारी, टेक्स्ट की फाइल होगी जिसमें कैरेक्टर्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ लाइनें होंगी, उनमें स्टेटमेंट्स लिखी हुई होगी। ठीक है, और वो लाइनें जो है किस फॉर्म में होगी, वो कैरेक्टर्स के फॉर्म में होगी। हम सपोजिशन ये ले रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज में पॉसिबल सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक स्मॉल ए और एक स्मॉल, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं आ सकता। और हमारी लैंग्वेज में पॉसिबल सिर्फ दो टोकन्स हैं, एक T1 और T2, जिनको हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर बनाने के लिए पहला स्टेप हमें क्या करना होगा, इन टोकन्स के अगेंस्ट हमें एनएफएस बनाने होंगे। तो रूल्स याद है ना हमें? तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन के रूल्स यूज करते हुए हम सबसे पहले ए और बी स्टार इनटू बी इसकी एनएफएस जी। इसकी एनएफए कैसे बनेगी? चले पहले ए की बी, फिर इनका हमने कहा और अकॉर्डिंग टू थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल्स ये ए और बी हो जाएगा। अब हमने इसका स्टार लेना है तो इसकी फाइनल से इसके इनिशियल पे एप्सिलॉन, एक स्टेप इससे पहले, एक इसके बाद, और फिर अब इनिशियल से फाइनल तक एप्सिलॉन। यूं ये ए और बी का स्टार हो गया। ओके, इसको अपने कॉन्कैटिनेट करना है बी के साथ, तो इसका मतलब है यहाँ ये एनएफए कंप्लीट हो गई और ये होगी इसकी फाइनल स्टेप। ठीक है, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3
5, 6, 7 और 8। क्लियर हो गया? ये किसकी एनएफ बताई है? T1 के अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं T2। T2 की एनएफ है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? B प्लस। तो इसका मतलब है पहले B और फिर उसके बाद इसके फाइनल से इसके इनिशियल से एप्सिलॉन, एक स्टेट इससे पहले एक स्टेट बाद में, और बस ये B प्लस हो गया। अब ये होगी इसकी फाइनल स्टेट। अच्छा, हम इसकी भी नंबरिंग करते हैं 0, 1, 2 और 3। ओके, तो हम दो टोकन्स के अगेंस्ट दो एनएफएस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमें इसको मिटा दो। हमें इन टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने वाला लेक्सिकल एनालाइजर लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? जाहिर है एनएफए के अगेंस्ट तो लेक्सिकल एनालाइजर का कोड नहीं लिखा जा सकता, हमें इसे डीएफए में कन्वर्ट करना होगा। तो डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर सीखा था? 1 बाय 1 करेंगे, पहले T1 के अगेंस्ट। ठीक है ना? तो हमने प्रोसीजर ये सीखा कि अपनी एनएफए की जो स्टार्टिंग स्टेट है, सबसे पहले उसका एप्सिलॉन क्लोजर लेंगे। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 फॉर दिस T1। अब मैं काम किसके लिए कर रहा हूं? T1। ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0, तो एक सेट आ जाएगा। अगर हम 0 पर हो और कुछ ना आए तो हम 0 पर रह सकते हैं, पहली बात है। फिर 0 से एप्सिलॉन के अगेंस्ट हम कहां जा सकते हैं? 0 से 1 पर, अच्छा 1 से 2 पर, 1 से 4 पर, ठीक है, इसी तरह 0 से 7 पर। तो इट मींस 0, 1, 2, 4, 7 ये सब वो स्टेट्स हैं जहां हम एप्सिलॉन के अगेंस्ट 0 स्टेट से जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। सिग्नल से हम इसे नाम दे देते हैं कैपिटल ए। नेक्स्ट हमें पता है कि अब हमारा एक ट्रांजिशन टेबल बनना शुरू हो गया अगेंस्ट दिस T1। उसमें स्टेट्स होंगी और अभी हमारी पहली स्टेट आ चुकी है। ठीक है, और पॉसिबल इनपुट सिंबल या कैरेक्टर, और हमारे पॉसिबल इनपुट कैरेक्टर क्या है? ये बी। ए सेट के आने का मतलब है हमारे दो क्वेश्चन अराइज हो गए। अब हमें 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है? अगर हम स्टेट ए में हो, कैपिटल ए में, और स्मॉल ए आ जाए, तो डीएफए में हमें बताना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं। अभी किसको एड्रेस कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ मूव, ठीक है, तो हमें इसका आंसर देना है यस। तो इट मींस एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, इसका आंसर एक सेट होगा। वो सेट ये बताएगा ए में मौजूद स्टेट्स से हम स्मॉल ए आने पे किस किस स्टेट में जा सकते हैं। तो ए में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? 0, 1, 2, 4 और 7। अब 1 बाय 1 देखते हैं। अगर हम 0 में हो, स्मॉल ए आने हम कहीं जा सकते हैं? तो 1 से, 2 से, 3 पर, तो इट मींस 3 आ गया। नेक्स्ट 4 से स्मॉल ए के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है, 7 से स्मॉल ए के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो इट मींस
यहां तक ही सेट रहेगा, और जब इसका एप्सिलॉन क्लोजर दिया जाएगा आंसर आएगा 3 itself। ओके, 3 से मैं 6 में भी जा सकता हूं अगेंस्ट एप्सिलॉन, 7 में भी जा सकता हूं 6 से आगे। अच्छा, और 6 से मैं 1 पर भी जा सकता हूं, और अगर 1 पर चला गया तो फिर 2 पर भी जा सकता हूं और 4 पर भी जा सकता हूं। सो इट मींस 3 6 7 1 2 4। और भी कोई स्टेट है इसमें? 3 से मैं और कहीं नहीं जा सकता अगेंस्ट एप्सिलॉन। अब मैं सेट को, जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है, हम इसे अरेंज कर देते हैं, और सेट में अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, लेकिन हम अरेंज इस वजह से करते हैं ताकि ये जो सेट हमारे पास ए बी सी आते जाएंगे, तो दोबारा कभी नया सेट आए तो आपस में कंपैरिजन करना आसान हो जाए। तो इस पर्पस के लिए मैंने इसे अरेंज किया 1 2 3 4 6 एंड 7। तो क्या इसके साथ का सेट पहले आ चुका है? तो मुझे पिछले सेट्स के साथ कंपैरिजन करना होगा। पहले सिर्फ एक ही सेट आया था जो कैपिटल ए था, ये सेट उससे डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि एक नया सेट है जो कैपिटल बी होगा। अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया जिसके लिए हमने ये सारा काम किया, और वो क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था ये, इट मींस यहां पर क्या आएगा, बी। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया। अच्छा, अब साथ ही एक नई स्टेट क्रिएट हो गई, तो इस वजह से इस टेबल के अंदर 2 क्वेश्चन मजीद पैदा हो जाएंगे जिनका हमें आंसर देना है। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम तमाम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम कैपिटल ए स्टेट में हो, स्मॉल बी आ जाए तो क्या होगा, तो फिर इसी को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, इट मींस एप्सिलॉन को ये ऑफ वो, so epsilon square of a set, वो सेट जो हमें इससे आंसर में मिलेगा मूव का फंक्शन अप्लाई करने से। सो ए सेट की बात हो रही है, ये है ए स्टेट्स। आपने तमाम स्टेट्स को देखना है और देखना है कि उन स्टेट्स से स्मॉल बी के अगेंस्ट क्या कोई ट्रांजिशन है। सो 0 से स्मॉल बी के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है, 1 से स्मॉल बी के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है, 2 से नहीं है, 4 से है, एंड दैट इज 5। 7 से भी कोई ट्रांजिशन, 7 से है, बी के अगेंस्ट 8, सो 5 8 सेट अप। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका एप्सिलॉन को ये लेना है, तो पहले 5 का एप्सिलॉन को ये 5 itself जी 5 से 6 7 6 से 1 2 4, so 5 6 1 2 4 7 या 7 1 2 4 एक ही बात है। ठीक है, देन और भी कोई स्टेट है जो 5 से आ सकती है एप्सिलॉन के अगेंस्ट? नो, 8 से आगे कोई स्टेट नहीं है, तो 8 के एप्सिलॉन स्क्वायर में 8 itself आएगा। और अगर मैं इस सेट को अरेंज करूं तो इट मींस 1 2 4 5 6 7 एंड 8। क्या ये सेट पहले से मौजूद है? क्योंकि 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, ये उनसे मुख्तलिफ सेट है। ये कैपिटल सी एक नया सेट होगा, जिसका मतलब हमें एक नया क्वेश्चन मिल गया, नए 2 क्वेश्चन मिल गए क्योंकि नई स्टेट आ गई। ठीक है, और साथ ही इसका मतलब ये हुआ कि हमें आंसर मिल गया, इस जगह पर क्या आएगा, सी। ओके, 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। नेक्स्ट इसकी बारी है जी। सो एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ मूव बी स्मॉल a, which means epsilon square of a set, कौन सा सेट, B। अच्छा, ये A लिखा हुआ है हमारे पास, ये B है, ये C, ये याद रखना है। अभी बात हो रही है B की, तो 1 2 3 4 6 7
क्या इनमें से कोई स्टेट ऐसी है जिसमें स्मॉल a के अगेंस्ट में ट्रांजिशन हो? सो 1 2 एक ऐसी स्टेट है जो हमें 3 में लेके जा रही है। नेक्स्ट 1 2 3 4 6 7, तो 3 4 6 7 में से कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो स्मॉल a के अगेंस्ट ट्रांजिशन हो। सो इट मींस epsilon square of a set and set contains only 3, और ये ऐसी सिचुएशन हमें पहले भी आई थी जब हमने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या आएगा बी। तो हमें डायरेक्टली इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ बी आएगा, कैपिटल बी। सो इट मींस यहाँ पर क्या आंसर आएगा? कैपिटल बी। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक है जी, समझ आ रही है सबको? यस। एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ वो b small b is equal to epsilon square of a set स्मॉल b के अगेंस्ट। अगर मैं वैसे गौर करूं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी एक एनएफए है और इसमें लिमिटेड सी एज और बीस के अगेंस्ट ट्रांजिशंस हैं, तो अगर मैं इस एंगल से देखूं तो काम और आसान हो जाएगा। स्मॉल b के अगेंस्ट दो ट्रांजिशंस हैं, जो एक स्टेट 4 से हो रही है और एक स्टेट 7 से हो रही है। तो मुझे ये देखना है कि जिस b की बात हो रही है क्या इसमें 4 या 7 है, क्योंकि सिर्फ यही दो स्टेट्स हैं जिनसे ट्रांजिशन b के अगेंस्ट। सो इसमें 4 भी है और इसमें 7 भी है, तो इट मींस 4 से मैं 5 में जाऊंगा और 7 से मैं 8 में जाऊंगा। ये सेट है। और ऐसी सिचुएशन पहले भी आई जब हमने कहा कि इट इज इक्वल टू c, तो इसी को यूज करते हुए मैं यहां पर c जो है वो कंक्लूड कर सकता हूं। सो इट मींस यहां पर क्या आएगा? c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक। अब आप दुआ कर रहे होंगे मजीद स्टेट ना आए, मैं भी यही कर रहा हूँ। बोर्ड पे तो वैसे तो मिटाना पड़ेगा आपने। सो एनीवे आगे चलते हैं। एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ मूल सी ए which is equal to epsilon square of a set। अच्छा जी, ए की ट्रांजिशन सिर्फ ए की है ना इसमें, जो स्टेट 2 से है, इसके अलावा किसी स्टेट से ए के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो इसका मतलब है सी सेट में क्या 2 के अगेंस्ट मतलब 2 स्टेट है या नहीं है? यस है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है 2 से हम कहां जाते हैं? स्मॉल ए के अगेंस्ट 3 में। तो सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी थी वो हमने देख ली। तो इसका मतलब है ये सेट आएगा जो हम सी से ए के अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस लिखेंगे अपनी एनएफए। तो ऐसी स्टेट जब आती थी तो इट इज इक्वल टू बी। तो इट मींस हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा? बी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्सिलॉन स्क्वायर of move C into R। So B के अगेंस्ट ट्रांजिशंस आपको कौन कौन सी मिल रही है? 4 से भी और 7 से भी। C में 4 भी है और 7 भी है, तो इट मींस 5 और 8, which means it is equal to C। तो इसके साथ ही हमें इसका आंसर मिल गया। It is equal to C। अब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। हम अब डीएफए टेबल को देखते हुए डीएफए बना सकते हैं अगेंस्ट टोकन T1। क्या नाम है टोकन का? T1। तो
इस टोकन के अगेंस्ट डीएफए क्या होगा? ये है हमारी स्टार्टिंग स्टेट ए, और स्मॉल ए के अगेंस्ट हम कहा जा रहे हैं बी पर, और बी के अगेंस्ट हम कहा जा रहे हैं सी पर। बी से देखें तो ए के अगेंस्ट हम बी पर ही रहेंगे और बी के अगेंस्ट हम सी पर रहेंगे। सी से देखें तो ए के अगेंस्ट हम बी पर आएंगे और बी आने पे हम सी में ही रहेंगे। अब स्टार्टिंग स्टेट कौन सी है डीएफए की? ए। और फाइनल स्टेट कौन सी है? इसके लिए हमें चेक करना होगा वो सेट्स। जो हमारा कैपिटल ए सेट है, क्या उसमें 8 स्टेट जो कि एनएफए की फाइनल स्टेट थी, क्या वो है? नो। इसका मतलब है ए जो है वो फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। ओके, बी सेट के अंदर जो लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या 8 है? नो। इसका मतलब वो फाइनल नहीं होगी। सी सेट में 8 है? यस। इसका मतलब है कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब जाके ये डीएफए कंप्लीट होगी। अच्छा जी, हमारी लैंग्वेज में इंतहाई मुख्तसर हमने रखा अपनी एग्जाम्पल को, क्योंकि हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना। तो हमारी लैंग्वेज में 2 ही टोकन्स हैं और 2 ही पॉसिबल इनपुट करेक्टर्स हैं, जिनकी वजह से वो टोकन बन सकते हैं, जिनके सीक्वेंस से वो टोकन बन सकते हैं। क्लियर हो गया? अभी हमने एक टोकन की बात कर दी, उसकी ट्रांजिशन डायग्राम जो है हमने बना दी, और ये कौन सी ट्रांजिशन डायग्राम है? डिटरमिनिस्टिक ट्रांजिशन। इसकी बेस पे कोडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, दूसरा टोकन जो था उसके अगेंस्ट हमने थॉमसन कंस्ट्रक्शन से ये एनएफए बनाई थी, और अब यही प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करते हुए इस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस T2 के अगेंस्ट अब मैं प्रोसीजर करने लगा हूं। इसे कन्वर्ट करना है डीएफए में यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो कहां से स्टार्ट करूं भाई? सबसे पहला काम क्या होता है? एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ 0। ठीक, अगर मैं इसका एप्सिलॉन स्क्वायर लूं तो सबसे पहले 0 के एप्सिलॉन स्क्वायर में 0 इटसेल्फ आएगा, और फिर जो है वो 1। ये यही सेट आएगा, और ये हमारी पहली स्टेट कंसीडर होगी डीएफए की, यानी कैपिटल है। अब नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ट्रांजिशन टेबल बनना शुरू हो गया, जिसमें स्टेट्स होंगी और पॉसिबल इनपुट करेक्टर्स होंगे, जिसके अगेंस्ट चेक किया जाएगा कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो पहली स्टेट आ गई है इसमें, और इसके साथ ही 2 क्वेश्चन आ गए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन पे बात करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो कि है, अगर हम कैपिटल ए स्टेट में हो और स्मॉल ए आ जाए तो कहाँ जाएंगे? उसका आंसर है एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ मूव कैपिटल ए अगेंस्ट इनपुट स्मॉल ए फैक्टर, ओके, which is equal to epsilon square of a set। अब कैपिटल ए में 2 स्टेट्स हैं, 0 और 1। क्या आपको स्मॉल ए के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नजर आ रही है? इसका मतलब है कि ये खाली सेट है, और हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एन एम्प्टी सेट, which means there is no state against this transition। तो फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि इस जगह पर कोई स्टेट नहीं है, जिसका मतलब ये भी बनता है कि अगर हम इस टोकन को पहचानने के लिए डीएफए में जाते हैं, तो हम स्टार्ट जब करते हैं और हमें शुरू में ही स्मॉल ए आ जाए, तो फौरन हम उस डीएफए पे फेल हो जाएंगे।
यानी कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसमें हम जा सके, मीन्स हम फेल हो जाएंगे और ये बता देंगे कि ये जो करेक्टर आया है इसकी बेस पर T2 टोकन नहीं दिया जा सकता, किसी और टोकन को तलाश करो। फेल हो गया तो इसका मतलब है फेलियर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये जी, एप्सिलॉन प्लेयर ऑफ मूव B के अगेंस्ट A काम करना है, which means epsilon प्लेयर of a set। अब A में दो स्टेट्स हैं, 0 1 1। क्या आपको 0 या 1 से ट्रांजिशन नजर आ रही है B के अगेंस्ट? 1 से है और कौन सी है? 2। सो एप्सिलॉन प्लेयर ऑफ 2, अगर मैं 2 का एप्सिलॉन प्लेयर दूं, 2 itself 2 से 1 तक भी तो जा सकते हैं एप्सिलॉन के अगेंस्ट, 2 से 3 पर भी जा सकते हैं। तो इट मींस आंसर क्या आएगा? 2 1 3, जिसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लूं तो ये 1 2 3। और क्या ये नया सेट है? अभी तक एक सेट आया A, ये उससे डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये नया सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें दो सेट्स मिल चुके हैं, और ये भी मतलब हुआ कि यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। और ये भी पता चला कि एक नई स्टेट क्रिएट हो गई जिसके साथ दो नए क्वेश्चन आ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। So the next question is epsilon player of move B A, which means epsilon player of a set or move B A के against B में है 1 2 3, तो 1 2 3 में से कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसमें स्मॉल a के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन हो, तो इट मींस आंसर इज खाली सेट। ठीक है ना बी। और इससे ये भी बात पता चली कि यहाँ पर भी डैश आएगा, मींस कोई ऐसी स्टेट नहीं होगी जहां पर हम जा सकें स्मॉल a अगेंस्ट कैपिटल P स्टेट्स। ओके, अब अगला क्वेश्चन वो ये, और एप्सिलॉन प्लेयर ऑफ मूव B which means epsilon player of a set जी। B में है 1 2 3, इनमें से 1 एक ऐसी स्टेट है जहां B के अगेंस्ट स्मॉल b के अगेंस्ट ट्रांजिशन है, और वो है 2, और वो है 2। आपने देखा ऐसे केस में इट इज इक्वल टू सेट 1 2 3 व्हिच इज B, तो फिर जो है वो आंसर क्या आएगा? B। इससे ये बात पता चली कि यहाँ पर B आंसर आ जाएगा, और इसके साथ ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट DFA बनाऊं तो इस टेबल को देखते हुए DFA बन सकती है। ठीक है, मिटा दो इसे। तो ये थी T1 के अगेंस्ट DFA, अब बताने लगे हैं T2 के अगेंस्ट DFA, जो इस टेबल को देखते हुए करेंगे। तो A इधर से सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है स्मॉल b के अगेंस्ट, स्मॉल a के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो हमने इसके मुताबिक चलना। ठीक है, ओके। B से स्मॉल a के अगेंस्ट कोई ट्रांजिशन नहीं है, और B आने पर आप इसी स्टेट में, अब आप
एक पॉसिबिलिटी जो कि हमें देखनी होगी, ये डैश का मतलब है कोई एरर स्टेट है, तो अगर मैं क्रिएट कर दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। मैं अगर यहाँ पे कह दूं सी, लेकिन साथ मेंशन करूं क्योंकि सी टेबल में नहीं था कि ये एक एरर स्टेट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ए आ जाए तो भी मैं इसमें जाऊंगा, अगर यहाँ पर भी ए आ जाए तो भी मैं इसके, तो ये पॉसिबल है मेरे पास। ओके, अब अगली चीज ये रह गई कि इनमें से फाइनल स्टेट कौन सी है, ए या बी में से। तो अगर आप गौर करें, ए सेट में दो स्टेट्स थी, 0 और 1, जबकि इसकी फाइनल स्टेट है 3। ये सिर्फ बी में थी क्योंकि बी में 1 2 3 तीन स्टेट्स थी, तो 3 जो था वो बी में था। इसका मतलब है कि इसकी फाइनल स्टेट क्या होगी, बी। क्लियर हो गया? तो हमने क्या किया, हमें जो लैंग्वेज दी गई उसमें दो टोकन थे, हमने उनकी रेगुलर डेफिनेशंस हमें दी गई, हमने उन रेगुलर डेफिनेशंस के अगेंस्ट पहले एनएफए बनाई और बाद में उनकी डीएफएस बनाई। अब कोड लिखने से पहले मुझे इन तमाम स्टेट्स पे यूनिक नंबरिंग करना जरूरी है। देखें ना, यहाँ पर ए है ना, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, अलग अलग देखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इन दोनों को कंबाइन करके इसे यूज करना चाहता हूँ टू राइट कोड फॉर अ लेक्सिकल एनालाइजर, एक ऐसा लेक्सिकल एनालाइजर जो दो टोकन्स को कवर करता हो। तो फिर क्या करें कि हम इनकी यूनिक नंबरिंग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूं, 0 1 और ये 2। इसका मतलब पहली डीएफए T1 टोकन की है जिसकी स्टार्टिंग स्टेट 0 है। क्लियर हो गया? दूसरी डीएफए, अब मैं उसी के हिसाब से नंबर आगे लेकर चलूंगा, T2 टोकन की है जिसकी स्टार्टिंग स्टेट 3 है। ठीक है, और ये है स्टेट नंबर 5, जिसका महज पर्पस ये है कि अगर हम स्टेट में आ गए तो इसका मतलब ये है कि ना तो T1 टोकन रिकॉग्नाइज हुआ ना T2 टोकन रिकॉग्नाइज हुआ, क्योंकि हम T2 टोकन पर डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले T1 को चेक करके आएंगे। अगर T1 में फेल हुए तो फिर कहां पर आएंगे, दूसरी ट्रांजिशन डायग्राम में जो T2 की होगी, और अगर उसमें भी फेल हो गए तो हम इसका मतलब यहां पहुंचेंगे, और यहां पहुंचने का मतलब है कि दोनों में से कोई टोकन जो है वो हमारी लैंग्वेज के पॉसिबल टोकन में से कोई टोकन नहीं मिल सका। क्लियर हो गया? तो ये T1 और T2 के अगेंस्ट दो डीएफएस हमारी मौजूद हैं, और अब हम लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखते हैं। अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखने से पहले मैं रिवाइज कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को। फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर पढ़ा था ना हमने, तो हमने कहा था कि वन पास कंपाइलर की अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। तो वन पास कंपाइलर में क्या होता है कि फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर जो है वो सिंगल पास में चलता है, यानी एक ही दफा आपके कोड की लिखी हुई फाइल रीड होती है और फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर चलता है। मींस आपका लिखा हुआ कोड जो कि टेक्स्ट कोड है उसमें से कैरेक्टर्स रीड होंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग होगी, और हमें मिलेगा इंटरमीडिएट कोड। अब इसमें 3 एनालिसिस में काम करना है। कौन कौन से? लेक्सिकल एनालिसिस भी करेगा, सिंटैक्स एनालिसिस भी करेगा, और सेमेंटिक एनालिसिस भी करेगा, और फिर हमें मिलेगा इंटरमीडिएट कोड। और हमने कहा था कि इस पूरे का इंचार्ज कौन होगा, क्योंकि टीम वर्क हो गया ना, तो इंचार्ज कौन होगा? सिंटैक्स एनालाइजर। वही सिंटैक्स एनालाइजर जिसके लिए आपको जो पिछली असाइनमेंट मिली थी आपने कोड लिखा था, याद आया? यस सर। जब आपने उसके लिए कोड लिखा था तो आपको याद होगा आपने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे। मिसाल के तौर पे आपने कहा था हमारी इनपुट
चूंकि हम एक बड़ी फाइल नहीं ले रहे, असूली तौर पे तो टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए जैसे कि प्रैक्टिकली होता है, तो उसमें से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, जस्ट एक अरे ऑफ कैरेक्टर ले रहे थे, ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम क्या ले रहे थे, अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम कह रहे थे लेट्स से इसमें 50 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो हमने उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, यानी हमारी इनपुट कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पर। और फिर हम एक जो है वो आपको याद होगा उस कोड में एक लुक अहेड के नाम से एक वेरिएबल भी ग्लोबल ले रहे थे। अच्छा, फिर हम एक और वेरिएबल भी ग्लोबल ले रहे थे आई, जो ये जो वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर है, इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है जो कि बेसिकली पहले कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, जिसका सबस्क्रिप्ट 0 होगा, तो उसी मुनासबत से हम इसको इनिशियलाइज भी 0 से करते थे। और जब कभी नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना होता था तो पहले इस आई में इंक्रीमेंट करते थे और फिर जो है हम उस जगह से नया करते थे। याद आया आपको? yes. ये वो अप्रोच थी हमारी उस असाइनमेंट में जिसमें हम लेट्स से 2 + 5 करते थे, इस किस्म के एक्सप्रेशंस की बात करते थे। इस किस्म के एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर जो रीड किया वही आपका टोकन बन जाता है, क्योंकि हमने टोकन्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ा नहीं था, ऐसे ही है ना। लेकिन अब हमारे केस में लेट्स से ए बी इनटू बी अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, ए फिर उसके बाद बी फिर उसके बाद बी, इन तीनों में मुश्तमिल जो है वो चीज को हम टोकन दे सकते हैं। कौन सा टोकन दे सकते हैं, B1, बिकॉज ये किस पैटर्न में पूरी उतरती है, A और B स्टार इनटू B पर। क्लियर हो गया? अब सिचुएशन डिफरेंट है। लुक अहेड क्या था, जो नेक्स्ट टोकन हमने रीड किया, जो करंटली टोकन रीड किया, एक वक्त में एक टोकन रीड किया होता था ना, और फिर हम जाते थे अगले टोकन पे, ठीक है। अब आप थोड़ा और रिकॉल करें, आपको एक मैच का फंक्शन पढ़ाया था जहां पे सक्सेसफुल मैचिंग की सूरत में हमारा टोकन चेंज होता था, ठीक है ना। वहां उस फंक्शन में क्या था, आप मैच के फंक्शन में क्या करते थे, लुक अहेड इज इक्वल टू इनपुट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी पहले इंक्रीमेंट किया और सबस्क्रिप्ट में फिर वो नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करके लुक अहेड को दे दिया। क्लियर हो गया? अब हम ये काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी नया टोकन चाहिए होगा तो हम लेक्सिकल एनालाइजर को कॉल करेंगे। ये कोड किसका चल रहा है, पार्सर का। कोड किसका चल रहा है, पार्सर का। अप्रोच कौन सी है, वन पास कंपाइलेशन। वन पास कंपाइलेशन में फ्रंट एंड इकट्ठा होगा, टीम की सूरत में होगा, मॉनिटर कौन होगा, पार्सर। यही पढ़ा था ना हमने। इसका मतलब है सबसे पहले कंट्रोल किसको दिया जाएगा, पार्सर को। आप रिकॉल करें ना अपना कोड, C++ में लिखा था ना, तो कोड कहां से स्टार्ट होता है, मेन से। आपने जैसे ही कोड स्टार्ट किया था, पहला कैरेक्टर रीड किया, लुक अहेड सेट किया, साथ ही आपने exp को कॉल कर दिया, बिकॉज exp इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर। तो बेसिकली आप पार्सर को जो है कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही था ना। तो स्टार्टिंग किससे हुई थी, पार्सर से। टीम वर्क है ना, करवाना किससे है, मॉनिटर से। तो सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, पार्सर को। पार्सर का काम क्या है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जज करना कि क्या ये लैंग्वेज की ग्रामर के मुताबिक ठीक है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो स्ट्रीम ऑफ टोकन आएगी कैसे, 1 by 1 टोकन करके आएगी ना। वो 1 by 1 टोकन आएगा कैसे, जब लेक्सिकल एनालाइजर को बार बार कॉल किया जाएगा, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर को एक दफा कॉल करने से एक टोकन मिलता है। क्लियर है? लेक्सिकल एनालाइजर को एक दफा कॉल करने से एक टोकन मिलता है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टोकन चाहिए होगा तो आप किसको कॉल करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर को। तो मिसाल के तौर पर भी मैं कोड लिखने लगा हूं लेक्सिकल एनालाइजर का, और उस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा LA। क्या रखूंगा, LA। सो LA फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा, ये हमें नेक्स्ट टोकन
रिकॉग्नाइज करके रिटर्न करेगा, ये इसका काम है। क्लियर? अब ऐसे होल सिनेरियो में मैं आपको जो असाइनमेंट आपने की थी उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जहां पे आपने लुक अहेड में नेक्स्ट करेक्टर बस रीड करके दे दिया था, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, आप यहां पे लिखेंगे LA। क्लियर? आपको जब भी नेक्स्ट टोकन चाहिए होगा आप लेक्सिकल एनालाइजर को कॉल करेंगे। क्लियर हो गया? तो वही असाइनमेंट का कोड एज इट इज चलेगा, लेकिन ये चेंजिंग्स आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि पहले हर करैक्टर हमारा टोकन था, ठीक है ना? लेकिन अब क्या है, अब जब भी लेक्सिकल एनालाइजर को कॉल करेंगे वो एक टोकन रिटर्न करेगा, ठीक है ना? तो इस तरह से लुक अहेड इज इक्वल टू LA जी कॉल करेगा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। और फिर पार्सर अपना काम वैसे ही जारी रखेगा, यानी टोकन्स की स्ट्रीम को ग्रामर के मुताबिक चेक करना, और वो इसी तरह जो है जो हमने प्रेडिक्टिव पार्सिंग की अप्रोच यूज की थी उसी के तहत जो है वो कोड चलेगा। बाकी कोड में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ चेंज कहां पर आएगी कि जहां टोकन चाहिए होगा नेक्स्ट टोकन, तो हम किसको कॉल करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे होल सिनेरियो में ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि मैं अभी लेक्सिकल एनालाइसिस का कोड लिखना चाहता हूं। तो पहले तो हमें ये बात पता हो कि इस कोड के लिखने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ये एक फंक्शन होगा जिसको जब कॉल किया जाएगा तो ये रिटर्न करे एक टोकन, ठीक है? इसकी रिटर्न टाइप होगी इंट। अब आप कहेंगे कि ये फंक्शन तो इस पर्पस के लिए बनाया गया कि हमें ये टोकन रिटर्न करे, तो उसका जवाब होगा टोकन एक इंटीग्रल वैल्यू की फॉर्म में ही रिटर्न होगा, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन मैं करता हूं, ठीक है? लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई, इंट रिटर्न टाइप क्यों यूज की हमने LA फंक्शन, ठीक है? ओके, अब वापस आते हैं। हमारी लैंग्वेज थी जिसमें सिर्फ दो टोकन थे, एक T1 और एक T2। हमें उसका लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखना है। ओके, पहली बात तो ये समझ लें कि हमारे पॉसिबल इनपुट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, A और B, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। तो अगर लेट्स से हमें इनपुट आ जाए CAB, लेट्स से, तो कहां से स्टार्टिंग होगी रीडिंग की, इसी से होगी। अब होगा क्या कि नेक्स्ट टोकन रिकॉग्नाइज करने के लिए LA को कॉल किया हुआ है। LA अगला कैरेक्टर रीड करेगा, अगला कैरेक्टर क्या आएगा इसमें, C। इस C कैरेक्टर की बेस पे वो चेक करेगा क्या इसको T1 टोकन असाइन करूं या T2 टोकन असाइन करूं। तो होगा ये कि इसकी बेस पर ना तो T1 टोकन दिया जाएगा ना T2 टोकन दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है यहां पर लेक्सिकल एरर रिपोर्ट होना चाहिए। लेक्सिकल एरर कब आता है, जब लैंग्वेज के जितने पॉसिबल टोकन्स हैं उनमें से कोई टोकन से जो है वो ये लेक्सीम स्टार्ट नहीं होती। कौन सी लेक्सीम? जिसके पहले कैरेक्टर को हमने रीड किया हुआ है, हम आगे नहीं चल पा रहे। हम आगे नहीं चल पा रहे, क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि इस कैरेक्टर से कोई भी टोकन वाली लेक्सीम नहीं बन पाएगी। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब लेक्सिकल एरर का काम क्या है, टोकन रिटर्न करना। टोकन तो दो ही है, T1 और T2। लेकिन अगर वो ऐसा स्टेट आ जाए कि कोई टोकन रिकॉग्नाइज ना हो, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि जो कैरेक्टर हमने रीड किया हुआ है, जहां पर जाकर हमें लेक्सिकल एरर जो है वो आ चुका है, हमें इसी कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न करना है। इसी कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न करना है। ASCII कोड आपको पता है इंटीग्रल नंबर होता है, ठीक है? तो ASCII 8 जो हम फॉलो करते हैं उसमें 256 पॉसिबल कैरेक्टर्स के कोड्स हैं जिनको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कोड्स जो हैं वो कहां से, 0 से 255 तक होते हैं। मिसाल के तौर पे कैपिटल A कैरेक्टर यूज करते हैं ना, ASCII कोड क्या है, 65। अच्छा, स्मॉल a यूज करते हैं ना, ASCII कोड क्या है, 97।
अच्छा, कैपिटल बी यूज करते हैं, आस्की कोड क्या है 66। इसी तरह स्मॉल जीरो यूज करते हैं, ये जीरो करैक्टर के तौर पे, करैक्टर्स है ना पॉसिबल, जीरो यूज करते हैं, करैक्टर है ना, इसका भी कोई ना कोई आस्की कोड है जो 0 से 255 के दरमियान होगा। अच्छा, इसी तरह से कॉमा भी है, कॉलन भी है, सेमी कॉलन भी है, कॉलन भी है, एंड सो ऑन। जितने पॉसिबल करैक्टर्स हैं हर किसी का आस्की कोड है। हमें उस करैक्टर का आस्की कोड रिटर्न करना है इन केस कि कोई टोकन रिकॉग्नाइज ना हो जाए, ठीक है ना। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर लेक्सिकल एनालाइजर ने 0 से 255 तक रिटर्न किया तो इट मींस उससे कोई टोकन रिकॉग्नाइज नहीं हो सका। ये बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि टोकन रिकॉग्नाइज नहीं हो सका था, जिस करैक्टर पे फंसे हुए थे उसी का आस्की कोड रिटर्न कर दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इससे बात ये साबित हुई कि T1 और T2 को हमें इंटीग्रल वैल्यूज असाइन करनी है। T1 और T2 को हमें अपने प्रोग्राम में एज अ कांस्टेंट यूज करना है। क्या यूज करना है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिफाइन करना सीखा हुआ है ना, क्योंकि C++ के कोड की बात हो रही है, तो C++ में दो तरह से कांस्टेंट्स डिफाइन करने आपने सीखे होंगे। पहला तरीका ये था हैश के जरिए से, आप कहते थे डिफाइन, मिसाल के तौर पे T1 इसको आप कह देते हैं 256, इसको एक वैल्यू दे देनी है। अच्छा, दूसरा डिफाइन T2 इसको आप कह देते हैं 257। ये मैंने 256 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि 255 तक तो मैं ले ही नहीं सकता वैल्यू, उससे ऊपर ले सकता, उसके ऊपर मेरी मर्जी है। मैं चाहता तो इसे 300 से स्टार्ट कर देता, चाहता तो इसे 301 दे देता, इससे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। मकसद तो पहचानना है इस वैल्यू के अगेंस्ट ये टोकन है। क्लियर होगी बात? ठीक है, लेकिन ये वैल्यू 255 से बड़ी जरूर होनी चाहिए, उसकी लॉजिक आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो लेट्स से मैंने जो भी आप स्कीम फॉलो करना चाहें, आप 500 से स्टार्ट करना चाहें तो 500 पहले टोकन को दे दें, 501 दूसरे टोकन को, अगर लैंग्वेज में 10 टोकन है तो 502 तीसरे टोकन को, 503 अगले टोकन को, एंड सो ऑन, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन 255 से बड़ी वैल्यू। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अपने कोड में आपने जहां पे ग्लोबली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वहीं पर ही ग्लोबली कांस्टेंट्स भी डिक्लेयर होंगे। अच्छा, C++ में एक और तरीका भी है कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने का। आप चाहे तो हैश का साइन यूज कर लें, और चाहे तो आप T1 जो यूज किया, एक इंटीजर यूज किया ना, इंट T1 वैल्यू कौन सी दी थी? 256। तो आप चाहें तो इसे कांस्टेंट लिख दें, रिजर्व वर्ड है ना, ये बता देगा कि अब इसे वेरिएबल ट्रीट ना करो बल्कि इसे कांस्टेंट करो। क्लियर हो गया? तो वो आपका दिन जो चाहे आप इसको यूज करें, इसको यूज करें, हमारा ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन की लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो T1 और T2 के अगेंस्ट इंटीग्रल कोड्स होंगे, और वो कोड 255 से जरूर बड़े होने चाहिए। जो आपका दिल करता है आप कोड सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अब लेक्सिकल एनालाइजर का जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, ये एक फंक्शन है जिसको जब भी कॉल किया जाएगा उसका मकसद होगा नेक्स्ट टोकन चाहिए होगा, और वो लेक्सिकल एनालाइजर इनपुट जो कैरेक्टर्स हैं उनको रीड कर रहा होगा, और जहां पे टोकन रिकॉग्नाइज हो जाएगा उसका कोड रिटर्न करेगा। और इन केस ये तमाम टोकन्स में से किसी में फेल हो जाए तो फिर जो कैरेक्टर करंटली रीड किया हुआ है उसी का आस्की कोड है। क्लियर? अब इस बात को सामने रखते हुए मैं T1 और T2 दो हमारे टोकन्स हैं, इनके अगेंस्ट लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखूंगा। यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ना भी डिस्कस करूं तो वो आप अगले लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने देखा होगा, आप अपने प्रोग्राम में कभी लिखते हैं जो प्रैक्टिकली कोड के अंदर C++ में कंपाइलर जो भी यूज होता है, तो आप फॉर एग्जांपल वहां पे लिखते हैं a + b c = a + b, इसको आप एक स्टेटमेंट मानते हैं। आप बाज़ बार लिख देते हैं c नेक्स्ट लाइन पे इक्वल, नेक्स्ट लाइन पे a प्लस एक टैब देके आप b लिख देते हैं और फिर सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, आप चाहे ऐसे यूज करें
चाहे ऐसे यूज करें। कंपाइलर जो है इस पूरे को एक ही स्टेटमेंट मानता है और इसे लाइन 1 नहीं कहता है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है, एक कंपाइलर की आमतौर पर प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइट स्पेसिस को इग्नोर करता है। क्या करता है? इग्नोर। वाइट स्पेस किसे कहते हैं? जब कोई स्पेस आ जाए, जब कोई टैब आ जाए, जब कोई न्यू लाइन आ जाए तो उसे इग्नोर करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऐसा चेक अपने कंपाइलर में भी रखना चाहूँ, यानी मैं अपने लेक्सिकल एनालाइजर को भी सिखाना चाहूँ, तो फिर मुझे वो चेक पहली ट्रांजिशन डायग्राम में ही रखना होगा, यानी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट करने के टाइम पे मैं ये लिखूंगा इफ द इनपुट कैरेक्टर इज स्पेस, ये मैं स्पेस को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इनपुट कैरेक्टर इज टैब, अच्छा ऐसे होता है ना, ये स्पेस दरमियान में थोड़ी स्पेस है, ठीक है। अच्छा, इफ द इनपुट कैरेक्टर इज न्यू लाइन, तो फिर कुछ ना करो। कुछ ना करने का मतलब जीरो स्टेट पे हूँ, जीरो पर ही रहूं, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करूँ, जब तक कि ये सिलसिला चलता जाता है, स्पेसिस आती रहे, टैब आते रहे, न्यू लाइन आते रहे, हमें इसे इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब मैं टोकन रिकॉग्नाइज करना शुरू करने लगा हूँ, लेकिन इन केसेस को इग्नोर करो। इग्नोर का मतलब जो कैरेक्टर रीड किया, कैरेक्टर रीडिंग होगी ना, एक कैरेक्टर रीड किया, अगर वो स्पेस निकला तो मुझे यही पता है और फिर नया कैरेक्टर रीड करना है, ठीक है ना। अगर मैंने टैब रीड किया तो भी यहीं पे रहना है, फिर नया कैरेक्टर रीड करना है, क्लियर हो गया। तो अगर आप इसको भी इंप्लीमेंट करना चाहें तो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी। नहीं, हर स्टेट पे नहीं। उसकी वजह ये है कि आप किससे आगे चल पड़ेंगे जब ना तो स्पेस आएगी, ना टैब आएगी, ना न्यू लाइन आएगी। ये मैं आपको बताता हूँ, जब आप एक मखसूस स्टेट पे होंगे तो आप जो है वो इन तीनों चेक्स को करने के बाद फिर आप जो भी पॉसिबिलिटी आएगी उसके बेस पर आगे जाएंगे, ठीक है। हाँ, एक बात आपकी, यस आपकी ठीक है कि जब ये तो बात है पहली ट्रांजिशन डायग्राम की, तो अगर मैं इसमें फेल हो जाता हूँ तो फिर किसी और जगह पर जाकर भी मुझे अगर इनके अलावा कोई और कैरेक्टर मिलता है तो मुझे उसको भी इग्नोर करना है। मिसाल के तौर पे ये देखें ना कि यहाँ पर भी अगर स्पेस आ जाए या टैब आ जाए या न्यू लाइन कैरेक्टर, ये हर टोकन के अगेंस्ट पहले तो यही चेक रखेंगे, अगर इनमें से कुछ आ जाए तो इग्नोर करो, हाँ इसके अलावा कुछ आ जाए तो फिर आगे चलना शुरू हो गया। वन स्टेट पे फॉर एग्जांपल पहुंच गए, ठीक है, वन स्टेट पे फिर ये आगे पे वन स्टेट पे गया था। अभी कोड देखते हैं, कोड इसका कोड में आंसर है, जो ये क्वेश्चन किया इसका कोड में आंसर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको, ये एडिशनल चेक है अगर आप रखना चाहें तो। अदरवाइज अगर मैं ये चेक नहीं रखूंगा तो इसका मतलब है कि फिर मैं इसे इग्नोर नहीं कर रहा, मैं इसकी बेस पे फिर लेक्सिकल एरर रिपोर्ट करूंगा, ये मतलब बनता है, जो कि फिर लॉजिकली गलत हो जाता है। तो इस वजह से जो प्रैक्टिकली होता है उसको सामने रख के हम ये एडिशनल चेक रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अब हम आ जाते हैं लेक्सिकल एरर का, जो लेक्सिकल एनालाइजर का जो फंक्शन है, मैंने इसे नाम दिया एलए। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा? एक इंटीजर, ये हमने अच्छी तरह समझ लिया क्यों इंटीजर रिटर्न करेगा। और इसमें होगा क्या, आपने एक टोकन रिटर्न करना है, या रिटर्न का जो आपको पता है कि रिटर्न की जो स्टेटमेंट है उससे फंक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी इनपुट हमारी इस टाइम है उसमें रीडिंग चलती रहे अनटिल कि हम कोई फैसला ना कर दें। फैसला क्या हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है हमारे केस में, या तो T1 टोकन फैसला होगा, या T2 टोकन फैसला होगा, या फिर जो है लेक्सिकल एरर जो है फैसला होगा, जिसके केस में हमें जो कैरेक्टर रीड किया हुआ है करंटली उसी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न की स्टेटमेंट से मैं चाहता हूं फंक्शन खत्म हो, अदरवाइज ये हमेशा चलता रहे। जो मैं इसमें काम करवाना चाहता हूं हर कैरेक्टर के अगेंस्ट वो हमेशा चलता रहे।
तो इस वजह से मैं इसमें while 1 लूप लगाता हूँ। कंडीशन क्या है? ट्रू। 1 का मतलब नॉन जीरो है ना, ट्रू रहेगी। मैं हमेशा ट्रू रखूंगा इसे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर का कोड, ये देखिए इसके अंदर का कोड हमेशा चलता रहे अनटिल के कोड के अंदर से ही कोई रिटर्न की स्टेटमेंट फंक्शन को खत्म कर दे। ठीक है, तो कोड के अंदर क्या होगा? सर ये वाइल जी, वाइल क्यों लगाएंगे? वाइल वाइल 1 हमेशा चलता रहेगा। रिटर्न का फंक्शन है अभी नहीं, अभी देखते हैं ये सारे कोड में कहीं ना कहीं रिटर्न आएगा ना। ये देखिए वाइल 1, ये बॉडी ऑफ लूप हो गई और इसके साथ ही ये फंक्शन खत्म होगा। इसका मतलब पूरा फंक्शन वाइल 1 के अंदर है, सारा कोड वाइल 1 के अंदर। क्लियर? तो इस कोड में कहीं ना कहीं रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, अभी देखते हैं ना कैसे आएगा। अब बात बड़ी सिंपल सी है, अगर डायग्राम आपके जहन में है इसी को देखते हुए हमने चलना है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं होना जी। इसमें क्या होना चाहिए? स्विच की स्टेटमेंट। स्विच किस बेस पर? आपने सबसे पहले तो एक करेक्टर लेट से वेरिएबल सी में, अच्छा इसको भी ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। तो करेक्टर सी जो है वो रीड किया और उसमें आपने क्या रीड किया? इनपुट ऑफ आई, और साथ ही आपने प्लस प्लस कर दिया। ये मैंने क्यों किया? आपको याद है ग्लोबली आई को डिक्लेयर किया हुआ है, इनिशियलाइज किससे किया था? 0 से। तो मैं क्या चाहूंगा? सबसे पहले 0 सब्सक्रिप्ट पे पहला कैरेक्टर जो है वो रीड होके सी को मिले, यही चाहूंगा ना मैं। ठीक है, और उसको रीड होने के बाद वो आई को भी तो इंक्रीमेंट करना है ना, तो इसलिए मैंने आई प्लस प्लस किया, नॉट प्लस प्लस आई, क्योंकि आई को 0 दिया हुआ है ना पहली दफा। तो सबसे पहली दफा वो 0 वाली चीज रीड हो जाए और आई साथ ही 1 हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस पे पहुंचे, क्योंकि इस पे बार बार पहुंचेंगे, ये लूप के अंदर है, ठीक है ना। जब नेक्स्ट टाइम इस पर आए तो फिर क्या होगा? आई 1 हो चुका होगा ना, तो 1 वाला यानी अगला कैरेक्टर रीड हो और फिर उसके बाद जो है वो 2 बन जाएगा। यही चाहेंगे ना हम, इसलिए आई प्लस प्लस यूज करेंगे जी। नहीं 1 नहीं करेगा, इस वैल्यू को यूज करेगा और यूज कर लेने के बाद फिर ये इंप्लीमेंट करेगा। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये कर लें और उसके बाद ये कर लें, इससे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता। ठीक है, तो एनीवे मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, आई प्लस प्लस। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई? सी में अगला कैरेक्टर आ गया। अच्छा, अब हमने कैरेक्टर रीड किया है जिसकी बेस पर हम शुरू में कहाँ पे हैं? अच्छा, जो ग्लोबली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, थोड़ा सा ये साइड पे लिख लेते हैं पहले कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स। उनमें से एक स्टेट वेरिएबल था, तो सबसे पहली दफा में स्टेट क्या होगी? 0। अच्छा, फिर जो करंटली डीएफ है जिसमें हम हैं, हम एक टोकन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक वक्त पे। इसका कैसे पता चलता है? जब हम ये जान लें कि इस टाइम कौन सी डीएफए को हम जो है वो देख रहे हैं। और डीएफए की पहचान होती है स्टार्टिंग स्टेट से, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेट यूनिक होती है। आपको पता है फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट तो एक ही होती है ना। तो फर्स्ट टाइम पहली डीएफए को चेक करेंगे जिसकी स्टार्टिंग स्टेट क्या है? 0, और जाहिर है स्टेट भी सबसे पहले 0 ही होगी ना। तो इसका मतलब है 2 वेरिएबल्स हो गए, एक स्टेट और एक स्टार्ट, और इसको किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से। ये ग्लोबली डिक्लेयर होंगे। ग्लोबली इस वजह से मैं एलए में भी यूज कर सकूं, और अभी मैं एक और फंक्शन फेल का फंक्शन भी लिखूंगा, उसमें भी यूज करना चाहूंगा इसे, ठीक है ना। तो इस वजह से तो अब सबसे पहले स्टेट क्या होगी? 0। और अगर बीच में कहीं पे स्टेट इज इक्वल टू समथिंग करके हमने स्टेट चेंज की है तो स्टेट चेंज हो चुकी होगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। बहरहाल इन एनी केस एक वक्त में कोई ना कोई स्टेट में वैल्यू होगी जिसकी बेस पर हमें देखना है कि डीएफए क्या कहती है और उसी तरह हमें चलना है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डीएफएस को देखें तो हमने तमाम डीएफएस को सामने रख के यूनिक नंबरिंग कर दी। अब हर स्टेट के पास यूनिक नंबर है, तो एक वक्त में जो स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें डीएफए के अगेंस्ट यहाँ पे कोडिंग लिखनी होगी। तो स्टेट वाइज कोडिंग इसका मतलब है हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो स्विच किसकी बेस पे स्विच करता है? सी तो करेक्टर है, किसकी बेस पे स्विच करना है? स्टेट की बेस पे। हम स्टेट वाइज केस लिखने लगे, तो स्टेट वेरिएबल है ना, तो पहली दफा में इनिशियलाइज किससे किया था हमने? 0 से, लेकिन बाद में चेंज भी होगा। तो स्विच की बॉडी स्टार्ट हो गई। आपको पता है स्विच में क्या होता है? केसेस होते हैं, ठीक है। अब जी बहुत सिंपल कोड है, आपने इनको देखते जाना है, कोडिंग करते जानी है जी। यूनिक नंबर है ना हर स्टेट का, तो कहां से स्टार्ट करें? 0 से। तो सबसे पहले लिखें केस 0, ठीक है, केस 0। अब केस 0 में आपको कितने एरर मिल रहे हैं? अच्छा, अब आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप ये जो चेक्स थे जो इसमें भी हमें शुरू में लगाने पड़े, ये भी लगाने पड़े, कॉमन हो गए ना ये। तो क्यों ना जैसे ही हमने सी को इनपुट कर दिया था वहीं पे चेक रख लेते, ठीक है, और इग्नोर करके हम आगे चलते रहते। ये भी तो कर सकते थे ना, लेकिन फिर थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसकी वजह ये है हमें स्विच में जाने नहीं देना। फिर मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये टेक्निकल पॉइंट है। अगर मैं लिख रहने दूं फिर ठीक है ना, लेकिन जैसे उन्होंने भी कहा ये एक अच्छी अप्रोच है कि मैं कॉमन कर दूं उसे, लेकिन कॉमन से क्या होगा, इसके बाद मैं चेक रखूंगा इफ सी इज इक्वल टू ब्लैंक और टैब और न्यू लाइन, देन सी इज इक्वल टू, अच्छा ये भी हो सकता है सी इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है, फिर मुझे लेबल यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स काम भी करते हैं, यूजर भी थोड़ा देरी काम कर रहे हैं, स्पेस न्यू लाइन अभी देखते हैं ना, वो भी ठीक है, चले। अच्छा जी, अब और करें, मुझे एक वे मिल गया है कि जिसमें हम लेबल से भी बच सकते हैं, ठीक है। तो C इज इक्वल टू ब्लैंक, और क्या कहा, C इज इक्वल टू टैब, और C इज इक्वल टू न्यू लाइन। भाई ऐसे ही है ना, C में कैरेक्टर आ गया, अगर इन तीनों में से कुछ हुआ तो हमें क्या करना है? इग्नोर। इग्नोर का मतलब है बस इसको इग्नोर करो और अगला कैरेक्टर रीड करो। और स्टेट की इंप्लीमेंटेशन, स्विच की इंप्लीमेंटेशन उस नए कैरेक्टर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? C इज इक्वल टू इनपुट I प्लस प्लस, ऐसे ही है ना, नया कैरेक्टर रीड होगा। अच्छा, अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर एक स्पेस, भाई ये तो चेक्स है ना, चेक्स तो ज़हन में रखने पड़ेंगे ना, क्या क्या हो सकता है। एक स्पेस या एक टैब के बाद फिर दोबारा टैब आ जाए, तो ये तो फिर भी एंटर हो जाएगा स्विच में, ठीक है ना। तो ये किसमें एंटर हो जाएगा? स्विच में। अब ये देखें, मैं ये चाह रहा हूं कि इस केस में ये काम होना चाहिए जो मैंने अगर इस बॉडी में कर दिया तो अब मुझे इसको लूप में लगाना पड़ेगा। तो काम खा को उसको कॉम्प्लेक्स करने की बजाय क्यों ना मैं एक काम ये करूं, यहां पर एक लेबल डिफाइन कर दूं, ये तो हो सकता है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूं? इन दिस केस गो टू एल बस, ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि अब आप किससे बच जाएंगे? आप मुझे डायग्राम से निकाल सकते हो। मेरी बात समझे आप? ठीक है, अननेसेसरी एरर्स को निकाल के अब आपको टैकल करना इसको आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत वही है, अगर मैं ये कॉमन चीज ना निकालूं तो फिर आपको हर केसेस के अंदर जो है उसको डील करना, हर स्टार्टिंग स्टेट ऑफ डीएफए इसको डील करना, ठीक है। तो एनीवे मैं इसको निकालता हूं।
ठीक है, ताकि इसको आसान किया जाए। और यहाँ इसको निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ, अब दोबारा गौर करें, कैरेक्टर रीड हुआ, कैरेक्टर रीड हुआ और उस पर चेक रख दिया, इफ दैट कैरेक्टर बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ दिस, तो फिर दोबारा बस कैरेक्टर रीड करो। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी हम नीचे पहुंचेंगे ना, क्योंकि लेबल गो टू लेबल से वापस यहाँ ले जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ पर स्विच होगी। स्विच किसकी बेस पर होगी? स्टेट की बेस पर। अब आपने जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स्ट्रा चेक्स नहीं लगाए उसमें, उन्हीं डीएफएस को देखते हुए सबसे पहले केस 0। आई होप मुझे सिर्फ एक दो केसेस लिखने की जरूरत है, बाकी आप समझ जाएंगे। केस 0, केस 0 में आपको कितनी ट्रांजैक्शंस मिल रही है? तो ए और बी के केस। ठीक है, तो यहां पर आपने फिर चेक्स लगाने हैं, और ये चेक्स किसकी बेस पर होंगे? इनपुट कैरेक्टर की बेस पर, क्योंकि ये तो पता है ना 0 पे आने का मतलब हम स्टेट 0 में है। ठीक है ना, बट इफ इनपुट इज स्मॉल a, यानी ये कैरेक्टर है ना बेसिकली, सिंगल कॉमा में इनपुट ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इफ कैरेक्टर इज दिस, जो इनपुट इज दिस, यानी c इज दिस, तो फिर जो है हमें कहां जाना है? 1। क्लियर? अब दो वेरिएबल हमने यूज किए थे, याद रखें, एक स्टार्ट था, एक स्टेट। स्टार्ट हमारा 0 है, 0 ही रहेगा जब तक कि हम इसी डीएफए पे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन स्टेट चेंज होती रहेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे ये डायग्राम्स कहती है वैसे चेंज होती रहेगी। इट मींस इफ c इज इक्वल टू a, इफ c इज इक्वल टू a, तो फिर ये डायग्राम क्या कहती है? हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए? 1। देन स्टेट इज इक्वल टू 1। क्लियर? एल्स दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? बी, बी भी हो सकता है ना। इफ c इज इक्वल टू बी, तो फिर डायग्राम क्या कहती है? स्टेट इज इक्वल टू 2। एल्स, अब कोई बताएगा इसके एल्स में क्या आना है? एल्स का मतलब ना a आया ना b आया, हो सकता है c आ गया, कॉमा आ गया, कुछ आ गया, वो हमारी लैंग्वेज के पॉसिबल कैरेक्टर्स में हमने शामिल ही नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे केस में क्या होता है? रिटर्न कर जाना है फंक्शन से, आगे रीडिंग करनी ही नहीं है, और ये बताना है कि ना t1 ना t2 इनमें से कोई टोकन रिकॉग्नाइज नहीं हो सका। तो फिर क्या करना है? जो c कैरेक्टर है इसी का आस्की वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है। तो इट मींस यहाँ कौन सी स्टेटमेंट होनी चाहिए? रिटर्न। क्या रिटर्न करना है? c एक कैरेक्टर वेरिएबल है, तो जब मैं इसे एज एन इंटीजर रिटर्न करूंगा तो उसकी आस्की वैल्यू रिटर्न। बस ये तो एक स्टेट कवर की है ना। हाँ, ये बात समझ में आई आपको? तो अब ये तो लिखा केस 0। ठीक है, अच्छा, अब अभी हम इसी डायग्राम में हैं, और कौन कौन से केसेस आएंगे? केस 1 यानी हम 1 स्टेट पे हो। ये वीडियो भी तो बन रही है इसकी। अच्छा, फिर एडिशनली दे दी हाँ, ये अच्छी चीज है। आप नहीं भी लगाएंगे ना तो फर्क कोई नहीं पड़ता ब्रेक से, लेकिन ब्रेक की प्रैक्टिस क्यों करते हैं हम? कि बस इस केस को चेक करने के बाद अब आगे मजीद केसेस ना चेक। ठीक है ना, चेक हो भी जाए तो नुकसान कोई नहीं होता, टाइम ज़ाया होता है, और वो टाइम जो है वो मिलियंथ पार्ट में होता है सेकंड्स के, तो आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है ना? लेकिन बहरहाल हमें टाइम ज़ाया नहीं करना, एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कंप्यूटर का टाइम ज़ाया करे। तो इसका मतलब है इफ एल्स जहाँ खत्म हो रही है तो वहां पर फिर ब्रेक, ये तो आपको पता है हर केस के एंड ब्रेक होती है, ठीक है, इसी वजह से। तो केस वन में स्मॉल ए आने पे हमारी स्टेट क्या रहेगी? तो इसका मतलब है अब मैं इसी को अगर यहां लिख सकता हूं केस वन। अगर ये केस वन होता तो फिर ए आने से क्या होता? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वन पे तो अगर ये केस वन होता तो फिर ए आने पे अगेन हमें ये देखना है डायग्राम क्या कहती है। ए आने पे हम वन पर ही लेंगे तो इट मींस स्टेट इज इक्वल टू वन। एल्स के केस में बी आने पे हम कहां जाएंगे? स्टेट टू में। तो स्टेट टू में आ गए, ठीक है। एल्स अगेन यही रहेगा, ठीक है। ये जो सी करैक्टर है उसी का ASCII कोड रिटर्न हो जाए, क्योंकि ना ए आया ना बी आया, उसमें ना कुछ और है। अच्छा अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेस आ गई, स्पेस वाइट स्पेस आप वन की केस में स्टेट वन पे केस वन में तो देखें ये स्विच में जब हम पहुंचते हैं ना तो सी करैक्टर में, सी वेरिएबल में कोई करैक्टर आने पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये करैक्टर पहले गो थ्रू होके आ रहा है इस चेक से, हमेशा इससे गो थ्रू होके आ रहा है। तो याद रखें स्विच की स्टेटमेंट हमेशा के लूप में है। जब भी नए करैक्टर को चेक करने की बात आएगी तो लूप की नई आइटरेशन होगी, और नई आइटरेशन में जैसे ही करैक्टर रीड होगा तो चेक लगा हुआ है, वो चेक यहीं से कवर हो जाएगा। ओके अब आते हैं केस टू पे। अब ये गौर करना है, ये नोट करना है, ठीक है। केस टू ओके अब मैं आपको बताने लगा हूं इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारा पैटर्न था, ये D1 किसके केस था? मैं दोबारा लिखता हूं। D1 किसके केस था? A और B बराबर। अगर सिर्फ B आ जाता तो टोकन क्या मिलता? D1। अच्छा A B आ जाता टोकन क्या मिलता? D1। डबल A B आ जाता टोकन क्या मिलता? D1। A B आ जाता टोकन क्या मिलता? D1। बिकॉज A's और B's का कोई भी सीक्वेंस लेकिन B पे खत्म होता। इसका मतलब ये हुआ आपके कोड में A B आया, चलिए बहुत बड़ा हो गया, मैं थोड़ा डबल A B आया तो एक और डाल दो, डबल B आ गया, और उसके बाद स्पेस आई, स्पेस के बाद डबल B आ गया। ये आपकी इनपुट में है, तो बताएं इसके अगेंस्ट टोकन क्या आसान होगा? जी T1 स्पेस आने पे पता चला कि लेक्सीन यहां कंप्लीट हो गई। अब गौर करना है इस बात पे, पहले A रीड हुआ, फिर A रीड हुआ, फिर B रीड हुआ, उस वक्त हम स्टेट 2 में जा चुके थे। दोबारा देखें, A रीड हुआ, B रीड हुआ, स्टेट 2 में जा चुके थे, लेकिन हमने T1 टोकन रिटर्न नहीं करना, जो कि यहां तक लेक्सीन कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी लेक्सीन का पार्ट है, ठीक है। हमें टोकन कब जाके रिटर्न करना है? जब ये B पे एंड हो, यानी हम करेक्टली स्टेट 2 में हो, और उसके बाद जो है वो स्पेस आ जाए, ठीक है। क्योंकि हम स्पेस को एज अ सेपरेटर गिन रहे हैं दो टोकन्स के साथ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब आप लिखते हैं ना A प्लस B C++ के प्रोग्राम में, जहां आप लिखते हैं डबल A प्लस B, तो इसका मतलब 3 टोकन ही होते हैं ना। कौन कौन से? आइडेंटिफायर,
प्लस ऑपरेटर आइडेंटिफायर। अच्छा इस केस में भी ऐसा ही होगा, आइडेंटिफायर प्लस ऑपरेटर और आइडेंटिफायर, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चला कि ये यहां तक ही एक आइडेंटिफायर की लैक्सीन है या आगे भी है? इसका पता तब चलता है जब ये सिलसिला आना बंद हो जाए जो आइडेंटिफायर के रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है ना। कौन सा सिलसिला? ए के बाद ए आया, ये आइडेंटिफायर के रूल्स में है, लेकिन जैसे ही प्लस आ गया तो इसका मतलब है अब ये प्लस कोई अगला कैरेक्टर हमने रीड किया है जिसे हमें अनगेट करना है। जैसे गेट सी होता है ना, कैरेक्टर गेट करना, तो अनगेट क्या होता है? उसको पुश बैक करना, पीछे जाना, यानी जो इनपुट स्ट्रीम है उसमें पीछे जाना। तो इससे साबित ये हुआ इस वक्त हम स्टेट 2 में है तो केस 2 चला, ठीक है। बट इनपुट इज ए, तो हम किस में जाएंगे? स्टेट 1 में। इनपुट इज बी, तो हम जाएंगे स्टेट 2 में। यहां कोई जिक्र नहीं है कि टोकन T2 रिटर्न करो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अदर्स आ जाए तो हमें पुश बैक करना है और ये बताना है कि यहां पर टोकन, कौन सा टोकन था इसके अगेंस्ट? T1 रिकॉग्नाइज। यानी यहां पर जाकर डिसीजन हो जाना है अदर्स की सूरत में। अदर्स समझते हैं ना? इस स्टेट से अदर्स का मतलब है जो और पॉसिबल ट्रांजैक्शन हैं उनके अलावा कुछ और आ गया। मींस ना ए आया ना बी आया, स्पेस आ गई, कॉमा आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इससे पीछे पीछे जो चीज थी ना वो लैक्सीन बनाती थी, किसकी? T1 की। क्लियर हो गया? और हमने एक कैरेक्टर फालतू रीड किया है जिसे पुश बैक करना है, ठीक है। तो इट मींस आपने केस 2 में देखना है जैसे डायग्राम कहती है इफ C is equal to A, तो फिर गो टू, ऑलरेडी हम स्टेट 2 में हैं लेकिन स्टेट 2 में ही रहना है, तो स्टेट इज इक्वल टू 2 एल्स सॉरी स्टेट 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम चलते हैं। इफ C is equal to B, तो क्या कहता है? स्टेट 2 में रहना है, स्टेट इज इक्वल टू 2 एल्स। अब इसके एल्स के केस में कुछ भी है, लेकिन चूंकि हम फाइनल में खड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो सी में रीड हुआ वो इसके साथ ताल्लुक नहीं रखता, उसे पुश बैक करें। तो पुश बैक करने के लिए आप कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे अनगेट सी की कमांड। आपने जो सी कैरेक्टर रीड किया उसे अनगेट कर दें, उसे पुश बैक कर दें और उसके बाद, ठीक है। या बल्कि हम तो दूसरी अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, अनगेट और गेट की अप्रोच होती है फाइलिंग में से रीड करते हुए। हम तो एक वन डायमेंशनल रे ऑफ कैरेक्टर में से रीड कर रहे हैं। तो बताएं मैं क्या करूं? मैं i माइनस माइनस कर दूंगा तो मेरा खुद का खुद सबस्क्रिप्ट पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने क्या करना है? रिटर्न, ठीक है। अच्छा ये एल्स में दो स्टेटमेंट आ गई तो हमें इसे बॉडी में क्लोज करना होगा। तो रिटर्न व्हाट जी, कौन सा टोकन था ये? T1। अब आपने T1 के अगेंस्ट कांस्टेंट डिफाइन किया है, 256 रखी है, 300 रखी है, जो वैल्यू रखी है वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक डिफरेंट केस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और उसकी रीजन ये थी कि ये फाइनल स्टेट का केस है। दूसरी स्टेट में क्या हुआ? ना ए आया ना बी आया, तो फिर जो है हमने कह दिया कि ये टोकन नहीं बन सकता, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंग टू फाइनल स्टेट इसे ट्रीट करना है। मींस फॉर एग्जांपल ये भी फाइनल स्टेट है, तो इसमें ए और बी के ना आने की सूरत में हमें इसी तरह अदर्स करके जो है टोकन रिटर्न करना है। कौन सा? T1 का टोकन, और एक कैरेक्टर पुश बैक करना है। यहाँ स्टार से मुराद है एक कैरेक्टर पुश बैक, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा अब मेरा ख्याल है अब आप इसका कोड लिख सकते हैं। सिर्फ एक आखिरी चीज रह गई कि आप जब एक ट्रांजिशन डायग्राम में फेल हो गए, ठीक है। अच्छा फेल होने का कैसे पता चला? जैसे मिसाल के तौर पे दूसरे टोकन में आप वो जो था ना ए आने पे हम फेलियर स्टेट में चले गए थे,
ठीक है, तो हम फेल में चले गए। अच्छा, इसी तरह से जब टोकन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो बल्कि एक चीज और एक एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, जो मेरा ख्याल है कि हमने गलती की है। और गलती ये है कि पिछले केसेस में जैसे केस 1 था ना, केस 1 में आखिरी एल्स में हम क्या कर रहे थे, रिटर्न सी। तो रिटर्न सी इतनी जल्दी नहीं करना, क्योंकि फेलियर का मतलब ये है कि अभी पहली ट्रांजिशन डायग्राम चल रही है। ये एक गलती हुई है, क्योंकि अभी हम पहली ट्रांजिशन डायग्राम में है, तो हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं फेल का, ठीक है। वो फेल का फंक्शन ये देखेगा कि करंटली ट्रांजिशन डायग्राम कौन सी चल रही है। कैसे पता चलेगा कौन सी ट्रांजिशन डायग्राम चल रही है? स्टार्ट के जरिए। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू 0, तो इट मींस एक और टोकन बाकी है जिसको चेक करना बाकी है, ठीक है। तो वो हमने केस 0 और केस 1 में क्या किया था, आखिरी एल्स में रिटर्न सी किया था। तो रिटर्न सी नहीं करना था, बल्कि आपने उस केस में क्या करना है, फेल का फंक्शन कॉल करना है, फेल का फंक्शन। और केस 0 में भी और केस 1 में भी, लेकिन केस 2 में नहीं। केस 2 समझ गए ना, जो केस 2 फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट में जब वो वैक्सीन का सिलसिला आना बंद होता है और फाइनल स्टेट में होते हैं, इट मींस कि उसको टोकन देना चाहिए जो भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टोकन है, ठीक है। अब फेल का फंक्शन कॉल किया। अब फेल के फंक्शन में आप क्या करेंगे, फेल वॉइड फेल। अच्छा, बुक में आप जाके देखेंगे ये सारा कोड जो है ना, ये तो मैंने एक एग्जांपल ली है, उससे मैंने 2 T1 T2 क्रिएट किए, उसके बेस मैंने बनाया था। तो ये थोड़ा बुक के कोड से मैंने सिंपलीफाई करने की भी कोशिश की, आसान करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल आप बुक में जाके देखेंगे तो ये कोड 103 से 106 सफ़े पे लिखा हुआ है, जिसमें 103 तक ट्रांजिशन डायग्राम्स का हवाला दिया जा रहा है, फिर उसी को आगे लेकर चल रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, बुक वाले ने अप्रोच ये यूज की है कि यहाँ पर इंट लगाया। अब यहाँ पर इसने लिख दिया स्टेट इज इक्वल टू फेल। तो मैं इससे थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा आसान कर रहा हूँ। हम ये समझ रहे हैं कि फेलियर हो गया, बस फेल का फंक्शन कॉल किया, जिसको यू कॉल करने का मतलब ये वॉइड का फंक्शन है, ठीक है। फेल का फंक्शन बहुत सिंपल है, ये बस ये देखेगा हम किस ट्रांजिशन डायग्राम में हैं। अगर पहली में है फेल हो गए तो हार नहीं माननी। अच्छा, आपसे गलती क्या हुई थी, हमने हार मान ली थी ना, और रिटर्न सी कर रहे थे। हम पहली में हैं तो हार नहीं माननी, दूसरी को चेक करना है। अच्छा, दूसरी में फेल हो गए हैं तो हार नहीं माननी, तीसरी को चेक करना है। अच्छा, बारह ये तो केस है जिसमें सिर्फ 2 है, तो दूसरी के केस में फिर हम हार मानेंगे, ठीक है। तो हार मानने का मतलब वो जो 5 नंबर स्टेट थी ना, जिसमें हमें उसमें जाके हमें जो है वो रिटर्न सी करना, ठीक है ना, उस स्टेट में ले जाना है जहां पे जाके हमने हार मानी है। तो अभी चूंकि ये तो बाद में हमने ऐड किया 0 और 1 स्टेट, हम पहली डीएफए में थे। 0 और 1 स्टेट नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, फाइनल नहीं है। तो उस केस में हमने किसको कॉल किया था, ना ए आया ना बी आया, तो हमने किसको कॉल किया था, फेल को। क्लियर हो गया? तो फेल का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये चेक करेगा करंट स्टार्ट कौन सा है। तो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू, बल्कि क्यों ना मैं यहां पे स्विच लगा दूं और आसान हो जाएगा। स्विच किस पर, स्टार्ट। ये मैं इसलिए बेहतर अप्रोच कह रहा हूं क्योंकि हमारे केस में तो सिंपल इफ एल्स से काम चल जाएगा, बिकॉज 2 ही ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो 20 भी हो सकती हैं। तो इतनी लंबी इफ एल्स लगाएंगे, उससे बेहतर ये है कि हम स्विच लगा दें, ठीक है। तो स्विच किसकी बेस पर, स्टार्ट की बेस पर। तो पहला केस क्या है, केस 0। अच्छा, अब इसमें गौर कीजिएगा, अब इसमें 0 1 2 3 नहीं आएंगे, क्योंकि स्टार्ट 2 ही है, 0 और 3। तो केस 0 का मतलब हम या तो स्विच के अंदर से केस 0 से आए हुए हैं या मतलब वो 1 से आए हुए हैं, यानी ऐसे वक्त में आए हैं जब पहली डीएफए में फेल हुए, बिकॉज वो वक्त था जब स्टार्ट इज इक्वल टू 0 था। तो
अब हमें चेक करना है दूसरी डीएफए को। दूसरी डीएफए को चेक करने का मतलब नेक्स्ट स्टार्ट जो है आप 3 सेट कर दें और नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी 3 सेट कर दें। क्लियर है? यस यस। अच्छा, और फिर एज यूजुअल जो ब्रेक लगाते हैं वो तो लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या होगा? केस 3। तो केस 3 के केस में हम क्या देते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट जो है वो हम एक काम बता रहा था, नेक्स्ट से 5 कर देते हैं और स्टेट कौन सी कर देते हैं 5। एक्चुअली ये मीनिंगलेस है, अब इसके बाद अगली ट्रांजिशन डायग्राम है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए हम 5 करते हैं 6 करते हैं, स्टार्ट दोबारा चेक होना ही नहीं, ये डायरेक्टली बस अब उस पे जाना है जहां पे जाके हमने हार मारनी है, स्टेट पे जाना है। वहां की कोडिंग ये होगी कि रिटर्न सी, वहां पे ये कोड कौन सी स्टेट होगी वो 5 तो स्टार्ट नहीं देते हैं और धीरे रहने दें। आप ये कर सकते हैं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर है। केस 3 के केस में आप सिर्फ स्टेट को चेंज करें, क्योंकि नेक्स्ट ट्रांजिशन डायग्राम चेक करनी ही नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये स्विच लगाई फेल में, ठीक है। अब जब आप पहले में फेल हो गए तो कहां जाएंगे? स्टेट 3 में, ठीक है। तो फिर जैसे ही ये फेल का फंक्शन खत्म होगा, स्विच खत्म हो गई ना, स्विच लगी हुई है वाइल 1 में, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा हम आके चेक करेंगे और फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेट चेक होगी। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? इफ द नेक्स्ट स्टेट इज 3, तो फिर जो है वो 3 के अगेंस्ट जो है वो केस चलेगा। क्लियर हो गया? और अगर उसमें भी फेल हो गए तो हमने केस 3 में क्या लिखा है? नेक्स्ट स्टेट इज 5, तो फिर 5 स्टेट में हम लिखेंगे कि रिटर्न सी, यानी जो करैक्टर रीड किया हुआ है उसका आस्की कोड जो है वो रिटर्न। लेकिन सर इसमें ये तो हम पहले केस में कर रहे हैं, केस 1 ये तो फिर कोड खत्म हो गया, केस 2 को चेक नहीं करें स्विच की। ये देखें, पहले केस में कर रहे हैं स्टेट 3 और स्विच 3, स्टार्ट इज इक्वल टू 3 और स्टेट इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अब इसके बाद हमें चलाना है स्विच को, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर इसके बाद एक और स्टेटमेंट भी आएगी, गो टू L2 इस स्विच के अगेंस्ट होगी, क्योंकि ये मेरे जहन में पॉइंट आया अभी कि अगर हम लूप चला के आए तो फिर तो अगला करैक्टर रीड हो जाएगा, फिर तो सी चेंज हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। अभी हमें यहीं तक जितनी रीडिंग हुई है यहीं पे रहना है। क्लियर हो गया? बहरहाल ये जो कोड मैंने एक्सप्लेन किया ये मैं आपको एज अ रेफरेंस भी कह सकता था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया ना आपको। अब डायग्राम्स को देखते हुए आपने बनाना है। अब इसमें जो चेक्स लगवा रहा हूँ, जो मैं काम करवा रहा हूँ, इसका पर्पस ये है कि मैंने आपको एक मिनी प्रोजेक्ट देना है, ठीक है। और आप बेफिक्र रहे, वो प्रोजेक्ट जो है आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा। उस प्रोजेक्ट से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आपको याद है ना जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आया था पेपर्स मिड के पेपर में, तो उसमें आपने ग्रामर लिखनी थी रूल्स के तहत, उसी की लेफ्ट फिगरियल रिमूव की, उसी की लेफ्ट फैक्टरिंग की, उसी का कोड लिखा। अब ये सारा काम आपने असाइनमेंट में किया हुआ था, तो जिसने असाइनमेंट खुद बनाई होगी उसके लिए पेपर पे प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे है ना। अच्छा, अब अगर आप लेट्स से मैं पेपर के अंदर 2 टोकन्स की बात करूं कि हमारी लैंग्वेज में 2 टोकन्स की है, मैं उनकी लैंग्वेज डेफिनेशंस दे दूं और आपको कहूं कि उसी का पार्ट 1 उसी के अंदर पे बनाएं, पार्ट 2 उसी के जो है आप पीएफ पे बनाएं और पार्ट 3 उसी की बेस पे लेक्सिकल एनालाइजर का कोड लिखें, तो लिख सकते हैं ना। तो आपको ये जो सारा काम करवाया है ये पेपर में हेल्प करेगा, लेकिन अभी जो आपने समझा अभी तक आपको समझ आ गई, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिकली इसे नहीं करेंगे आपको स्टिल कुछ क्यूरीज रहेगी। तो इसलिए इस पर्पस के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दूंगा और उस प्रोजेक्ट का पर्पस ये होगा कि आप प्रैक्टिकली सीखें कि कैसे लेक्सिकल एनालाइजर और पार्सर जो है वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, ठीक है।
आपने एक छोटी एग्जांपल से भी सीख लिया ना, तो आप इसको बड़े सिनेरियो पे रख के काम कर सकते हैं। सेम यही अप्रोच होगी। यानी हमने जस्ट 2 टोकन लिए, बहुत छोटी सी जो है वो पैटर्न की बात की। ये पैटर्न जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये जितने मर्जी टोकन हो जाए, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपना लेक्सिकल एनालाइजर बना सकते हैं। किसी कंपाइलर के लिए, किसी नई लैंग्वेज के कंपाइलर के लिए आप अपना लेक्सिकल एनालाइजर बना सकते हैं और आप अपना जो है वो सिंटैक्स एनालाइजर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलें, अब ये हमारा लास्ट लेक्चर था।